हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आज शुरू करेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग, पिछले वीडियो में अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रिया देखे, फिर अभिक्रिया का वेग देखे, औसत और तात्क्षणिक देखे। इसमें प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला कारक है अभिकारक सांद्रता, तो उसको हेडिंग लगाते हैं और समझते हैं। पहला है अभिकारक की सांद्रता। अब सिंपल सा बात है कि सांद्रता का मतलब आप जानते हैं कि जो अभिकारक है वो कितनी मात्रा में लिया गया है, वही उसकी सांद्रता होती है। और ख़ास करके हम सांद्रता में मोलरता का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर मोलरता का ही प्रयोग किया जाता है। तो मोलरता समझते हैं आप। अब ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए सांद्रता, हम आर जानते हैं आप, आर किस पर निर्भर करता है, तो अभिकारक की सांद्रता आर बाई डेल्टा टी था, यहाँ पे माइनस था। माइनस बस ये बताता है कि ये घट रहा है, लेकिन आर कभी माइनस में नहीं होता, बस इसके घटने की स्थिति को बताता है। अगर मान लीजिए हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, यानी आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा आर के, ठीक, और टी के तो इन्वर्सली है। जितना ज़्यादा हम सांद्रता लेंगे उतना ही ज़्यादा वेग बढ़ेगा, है ना। तो सामान्यतः होता क्या है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। तो मान लीजिए पहले 10 मोल प्रति लीटर था, तो उसके अनुसार आ रहेगा, अब 20 करेंगे तो उसके अनुसार ये अधिक हो जाएगा। तो यही वाली बात है, लिख देते हैं इसको। हमने यहाँ पे लिख दिया अभिक्रिया वेग सामान्यतः अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ता है। सामान्यतः इसलिए बोला जाता है, जब भी सामान्यतः लग रहा है, प्रायः लग रहा है, तो समझ लीजिएगा ये मैक्सिमम बात कर रहा है। यानी ज़्यादातर देखा जाता है, 99% देखा जाता है कि बढ़ता ही है। 1% ऐसे भी स्थिति होती है जिसमें बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। तो इस कारण से सामान्यता लगा दिया जाता है। बहुत बड़ा रहस्य होता है इस शब्द में, इसलिए इस बात पर ध्यान देते रहें। प्रोफेसर बहुत सोच समझ के लिखते हैं हर वाक्यों को, ठीक। अब देखिए, प्रभाव का मतलब होता है या तो वो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक। तो प्रभावित करने वाले कारक क्या करेंगे, ये कारक उसको प्रभावित करेंगे, यानी वेग को या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो अभी जो हमने पढ़ा सांद्रता, ये कारक बढ़ा रहा है। अब दूसरा कारक आता है ताप, उसको देखते हैं हम लोग। तो ताप के बारे में समझते हैं हम लोग। ताप, मान लीजिए कि आप ताप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर T, तो R देखते हैं क्या होता है। R लगभग देखा गया है प्रयोग से कि ये समानुपाती होता है, लेकिन दोगुना समानुपाती होता है। यानी ये 1 गुना बढ़ेगा तो ये सीधा 2 गुना बढ़ जाएगा, ये देखा गया है। मतलब ताप आप अगर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो ये दुगुना हो जाएगा। ताप के समानुपाती नहीं, मतलब ताप के स्थिति पर निर्भर करता है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो ताप बढ़ाने पर, मतलब ताप बढ़ाने पर ये बढ़ता है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि आर क्या होता है, बढ़ता है, वेग बढ़ता है। और यह देखा गया प्रयोग से कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो ये दुगुना बढ़ जाता है, आर डबल हो जाता है। ये प्रयोग से देखा गया। अच्छा, फिर ऐसा क्यों है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो जो अभिकारक अणु हैं, मतलब मान लीजिए कोई अभिकारक जो भी भाग लिया अभिक्रिया में, वो परमाणुओं अणुओं से मिलकर ही बना है। तो आपने देखा ही होगा कि आप कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए या कोई भी अभिक्रिया करवाने के लिए जनरली 99% हम लोग क्या करते हैं, गर्म ही करते हैं, यानी ताप बढ़ाते हैं। खाना ही बनाना हो, सब्जी बनाना हो, तो उसको बिना गर्म किए तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम गर्म करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो अभिक्रिया का जो वेग है बढ़ जाएगा और तेज़ी से उत्पाद बन जाएगा, है ना। कोई भी रिएक्शन ज़्यादातर देखा जाता है गर्म कर ही किया जाता है, मैक्सिमम। तो यही वाली बात है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अभिकारक के अणु हैं
या परमाणु हैं उनके बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी इनकी गति बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा मतलब गति करने के लिए जो भी ऊर्जा है वो तेज हो जाती है। अब इस कारण से बहुत तेजी से संघटन करते हैं। मान लीजिए कि पहले एक अणु ही आपस में संघटन कर रहे थे, मान लीजिए ए है और बी है, आपस में संघटन कर रहे थे, ए बी बना रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, एक ही नहीं बल्कि 2, 3, 4 कई सारे मिलके आपस में संघटन करेंगे, बहुत तेजी से हो जाएगा। इसी बात को लिख देते हैं। संघटन का मतलब टक्कर करके ही उत्पाद बनता है। इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे इस अध्याय के। अभी लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि अणुओं की गति और संघटन बढ़ जाता है। यह पाया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप बढ़ने से अभिक्रिया का वेग लगभग दुगुना बढ़ जाता है। यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे केल्विन हो, चाहे फ़ारेनहाइट हो, तो सब में यही बात है। ठीक। तो अब तीसरा आता है कारक उत्प्रेरक, तो उसे अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग तीसरा देखेंगे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है प्रेरित करने वाला, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं उकसाने वाला या सहकाने वाला। और जैसे कोई आदमी हमें उकसा देता है, हम क्या करते हैं, या तो बिगाड़ देते हैं सिस्टम को या बना देते हैं, लेकिन वो खुद नहीं आता हमारा साथ देने। जस्ट ये भी अभिक्रिया का वेग क्या करता है, या तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा या उसे घटा देगा, लेकिन खुद भाग नहीं लेगा। इसी को उत्प्रेरक कहा जाता है। तो पहले हम लिख लेते हैं इस बात को। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देता है, मतलब परिवर्तित कर देता है। परिवर्तन का मतलब होता है या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, लेकिन खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। थोड़ा इसको ग्राफ द्वारा समझेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये रहा एक्स अक्ष, ठीक है, और दूसरा वाई अक्ष। इस प्रकार हमने खींच दिया एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे अभिक्रिया निर्देशांक होता है, यानी कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है उसको दिखाया जाता है। और वाई अक्ष पे ऊर्जा होता है, यानी अभिक्रिया को होने के लिए कितना ऊर्जा दिया जा रहा है। ठीक। अब अभिक्रिया निर्देशांक क्या होता है, तो इसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि जो अभिकारक है वो अभिकारक उत्पाद की ओर अग्रसर होता है। तो यही अभिक्रिया निर्देशांक में किसी भी अभिक्रिया की दिशा अभिकारक से उत्पाद की तरफ ही होती है। तो कोई भी अभिकारक तभी उत्पाद बनाता है जब अभिकारक के अणुओं के बीच में एक विशेष टक्कर होता है, यानी एक दी गई एक विशेष स्थिति में या विशेष ऊर्जा, जिसको देहली ऊर्जा भी कहा जाता है, एक दी गई मानक ऊर्जा के आधार पर यह अभिकारक के अणु आपस में टकराकर उत्पाद बनाते हैं, आपस में सटकर। इसके लिए एक ढलान पार करना पड़ता है इनको, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि ये इस प्रकार का कुछ ढलान होगा, जिसको पार करके ये आएगा। यहाँ पे मेन पॉइंट होगा, अगर यहाँ पे आ गया तो आसानी से अब उत्पाद बना लेगा। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो भी एनर्जी होता है, उसी एनर्जी को कहा जाता है सक्रिय ऊर्जा। मतलब कि अभिकारक को दी गई वह ऊर्जा जो सक्रिय ऊर्जा के बराबर होती है, तब अभिकारक आसानी से उत्पाद बना लेता है। ठीक। सक्रिय ऊर्जा एक पॉइंट होता है जिस पर अभिकारक पहुंचने के बाद आसानी से उत्पाद बना लेता है, सक्रिय ऊर्जा। इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी ई से दिखाएंगे। ई से एक्टिवेशन, ई से एनर्जी। अब देखिए, ये जो पथ है अभी बिना उत्प्रेरक के है, यानी जनरली बिना उत्प्रेरक के भी अभिकारक उत्पाद में बनता है, लेकिन समय लेता है। अगर मान लीजिए हमको अभिकारक का वेग बढ़ाना हो, अभिक्रिया का वेग बढ़ाना हो, तो हम क्या करेंगे, उत्प्रेरक ऐसा डालेंगे जो अभी इस वेग को बढ़ाए। तो क्या करेगा,
उसको डालेंगे तो ये जो है पथ की लंबाई को घटा देगा, जो ढलान है उसको थोड़ा कम कर देगा। अब कम कर देगा तो होगा क्या, आसानी से उत्पाद बन जाएगा। तो इस पॉइंट पर ला देगा सक्रियण ऊर्जा को, और यहाँ पे जो सक्रियण ऊर्जा है, द्वितीय सक्रियण ऊर्जा, इसको EA1 मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसको EA2 मान लेते हैं। तो क्या कर दिया इसने, सक्रियण ऊर्जा को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। इस कारण से अब अभिकारक से उत्पाद आसानी से बन जाता है। ठीक, तो ये बिना उत्प्रेरक का पथ था, इसको कहा जाता है अभिक्रिया पथ। ये भी अभिक्रिया पथ है, तो ये उत्प्रेरक के चलते है, और ये बिना उत्प्रेरक के है। इस बात को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि वेग बढ़ने की स्थिति में यह सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, जिससे अभिक्रिया पथ कम हो जाता है और उत्पाद जल्दी मिल जाता है। यह अभिक्रिया पथ कम हो गया और उत्पाद अब कमी, अभिकारक को कमी ऊंचाई ढलान पार करना पड़ेगा और आसानी से उत्पाद बन जाएगा, है ना। यानी ये रियल में ढलान नहीं होता है, कल्पना किया गया कि भाई एनर्जी को x अभिक्रिया निर्देशांक में एनर्जी कितना चाहिए। तो यहाँ पे अभिकारक था तो यहाँ पे एनर्जी 0 थी, और जैसे जैसे हम एनर्जी देते गए तो वैसे वैसे अभिक्रिया निर्देशांक आगे बढ़ते चला गया, तो इसलिए थोड़ा वक्र बन जा रहा है, टेढ़ा आ रहा है समझ में। तो इस तरह ढलान टाइप का बन जा रहा है। तो ये ग्राफ है ना, ये हकीकत में ऐसा नहीं कि कोई ढलान पार करना होता है, ग्राफ के चलते ढलान दिखाई दे रहा है, तब जाके ये बन जाता है उत्पाद। तो ये उत्प्रेरक रहित अभिक्रिया पथ है, ये उत्प्रेरक सहित है। चलिए अब चौथा, अच्छा ये बढ़ने की स्थिति में, घटने की स्थिति में ये पथ ऊपर चला जाएगा, हमें कोई भी नहीं चाहेगा कि अभिक्रिया के वेग को घटाया जाए, कोई भी स्पीड चाहता है, तो यही बार हमने बनाया। अब चौथा होता है अभिकारकों की प्रकृति, वो भी प्रभावित करता है, उसको देखेंगे हम लोग। तो चौथा हमने हेडिंग लगाया अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारक तो हम समझते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेता है, प्रकृति का मतलब होता है कैसा लिया गया अभिकारक, किस प्रकार का लिया गया है। तो जनरली अभिकारकों में यौगिक ही लिया जाता है, धातु भी लिया जा सकता है, अधातु भी लिया जा सकता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर अभिकारक आयनिक है, आयनिक यौगिक है, तो बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, यानी अभिक्रिया का वेग बहुत फास्ट होता है उसके लिए, और तुरंत उत्पाद बन जाता है, क्योंकि वो पहले से आयन में है तो आसानी से टूट जाता है। जैसे मान लीजिए AgNO3 है, NaCl है, ये सब आयनिक यौगिक है, ये तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक, हमने लिखा कि आयनिक अभिकारकों की अभिक्रिया वेग तीव्र होती है, क्योंकि इनके बीच बंध आसानी से टूटकर उत्पाद बना लेते हैं। जैसे हम ले लें AgNO3 एक्वस यानी जलीय रूप ले ले, पानी में डालकर ले, और NaCl का भी एक्वस रूप ले ले, तो इस पे भी प्लस आवेश है और इस पे माइनस आवेश है, इस पे प्लस आवेश है, इस पे माइनस आवेश है। पहले ही से आयनों में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है पूरा अपना, ये वाला इसने इसको दे दिया है, बस दिया है, लिया नहीं है। इसलिए लेन देन तो हुआ नहीं कि साझा बनेगा, दोस्ती बनेगा। भाई कोई आया हमसे मांगने, हम उसको दे दिए, लिए नहीं बल्कि दे दिए। जैसे भिखारी आता है तो हम उससे लेना देना ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि दे दिया हमारा मन था। उसी तरह यहाँ पे होता है, बस ये दिया रहता है, बाकी इनसे दोस्ती वोस्ती नहीं हो जाती, बस सटे रहते हैं, दिया रहा है तो आसानी से अलग हो जाते हैं, है ना। लेकिन वही सहसंयोजी होते हैं तो उसमें लेन देन हुआ रहता है, दोनों एक दूसरे से आपसी संबंध बनाए रखते हैं, तो उनको तोड़ने में समय लगता है और उनके अभिक्रिया के वेग में टाइम लगता है, यानी ज़्यादा हो जाता है अभिक्रिया का वेग अधिक। मतलब यहाँ पे तो अभिक्रिया का वेग फास्ट होगा और वहाँ पे स्लो हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे AgCl उत्पाद बनेगा, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। यह भी एक आयनिक यौगिक ही है। और क्या बनेगा NaNO3 बनेगा, ये भी एक जलीय रूप में रहेगा। एक बस इसको लिख देते हैं एक, अवक्षेप का मतलब ठोस हो जाएगा। ठीक, अब वही बात अगला मैंने बोला कि संयोजी पदार्थ अगर लेते हैं या संयोजी अभिकारक लेते हैं या कह सकते हैं आप यौगिक लेते हैं, तो उनके अभिक्रिया का वेग मंद होता है,
यानी ज़्यादा समय लगता है अभिक्रिया के वेग को होने में, क्योंकि उत्पाद जो उनके बीच बंधन है उसको तोड़ने में, टूटने में समय लगता है। तो इसी बात को लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लिखेंगे कि संयोजी पदार्थों, सहसंयोजी पदार्थों की अभिक्रिया वेग मंद होती है, क्योंकि इनके बीच बंध का टूटकर उत्पाद बनने में समय लगता है। जैसे ले लेते हैं N2 गैस और हाइड्रोजन गैस, तो क्या बना लेता है ये? अमोनिया। ये भी एक गैस ही है। बैलेंस करेंगे, ये 2 यहाँ पे लगा दीजिए 2, ये 6 यहाँ पे लगा देंगे 3। अब ये चूंकि सहसंयोजी पदार्थ है, मतलब इनके बीच जो है सहसंयोजन हुआ है। नाइट्रोजन के बाह्यतम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाह्यतम सेल में भी 5 होते हैं, तो इसने इसका 3 पकड़ लिया अपना 8 पूरा करने के लिए, इसने इसका 3 पकड़ लिया, तो इनके बीच सहसंयोजन बंद हो जाता है ना। इसी तरह हाइड्रोजन के बीच भी सहसंयोजन होता है, एक दूसरे से साझा किया, भाई दोस्ती कर लिया, तो इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समय लग जाता है, इसलिए इनका अभिक्रिया वेग मंद होता है, धीरे धीरे। अभी ज़्यादा समय लगेगा तो धीरे धीरे गाड़ी धीरे धीरे चल रहा है तो ज़्यादा समय लग रहा है, मतलब ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि धीरे धीरे चल रहा है। वही वाली बात है, ज़्यादा समय लग जाता है इसलिए अभिक्रिया वेग मंद हो जाती है। ठीक, अब ये टूटेंगे तब जाके इनके बीच का बंधन अलग अलग होगा, तब जाके ये NH3 बनाएंगे। आ रहा है समझ में? अब फिर अगर हम भौतिक अवस्था के आधार पर बात करें कि ठोस, द्रव और गैस में से सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा गैस का होगा, क्योंकि वो आसानी से अभिक्रिया कर लेंगे। फिर दूसरा नंबर द्रव और तीसरा नंबर गैस का होगा। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिए, गैस का ज़्यादा होता है, द्रव का फिर उसके बाद ठोस का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस तो भाई अलग अलग ऐसे ही रहता है इनका कण, तो आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। द्रव में थोड़ा सा इससे ज़्यादा बंधे रहते हैं तो इसको टाइम लगता है। वही ठोस में बहुत ज़्यादा प्रबल बंधन होता है, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। अब 5वां कारक है, उसका नाम है अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसको हेडिंग लगाते हैं। अब आता है 5वां अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको समझेंगे। मान लीजिए आप जनरली सोचेंगे कि बड़ा अभिकारक है तो उसका सतह ज़्यादा है, छोटा है तो कम सतह है, ये भी बात सही है। लेकिन समस्या क्या है कि ये बड़ा सतह है तो इसका बाहर के सतह का तो ठीक है बड़ा है, लेकिन जो अंदर के कण है वो उसका सतह छिप जा रहा है इसके अंदर। तो अभिक्रिया जिस भी पदार्थ से कराया जाएगा तो वो बस यहाँ के सतह से कर पाएगा, हाँ, अंदर के कण उसी तरह सुरक्षित रह जाएंगे, मतलब इससे अभिक्रिया नहीं हो पाएगा। लेकिन वही छोटा कण है तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, मतलब इसके चारों तरफ सक्रिय केंद्र हैं, अभिक्रिया करने के लिए सक्रिय केंद्र चारों तरफ है, तो ये तेजी से अभिक्रिया करके पिघल जाएगा, ये तुरंत उत्पाद बना लेगा, लेकिन ये जल्दी नहीं पिघलेगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि बड़े कणों की अपेक्षा जो महीन कण होते हैं वो तेजी से अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि इनके क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, इनकी तुलना में ज़्यादा होता है। वो तो भले ही मतलब ये बड़े तो उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है, लेकिन अभिक्रिया करने के लिए ज़्यादा क्षेत्रफल इन्हीं के पास होता है, इनके पास नहीं होता है। इनके पास केवल बाहर का क्षेत्रफल होता है बड़ा, लेकिन अंदर का क्षेत्रफल छिपा रह जाता है, इसलिए ये तेज़ी से अभिक्रिया नहीं कर पाते, लेकिन ये आसानी से कर लेते हैं। आ रहा बात समझ में? तो इसी बात को हम लोग लिख देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कि ठोस अभिकारक की तुलना में उसके महीन कण का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे महीन कण तेजी से अभिक्रिया करते हैं। इसका कारण ये है जो बड़े अभिकारक होते हैं उसके भीतर के कण अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं, जबकि वही महीन कण का पूरा सतह अभिक्रिया में भाग ले पाता है। उसका पूरा सतह सक्रिय केंद्र देता है, यानी अभिक्रिया के लिए सक्रिय केंद्र रखता है, इस कारण से पूरा सतह भाग ले लेता है अभिक्रिया में। इसीलिए जितना भी अभिक्रियाएं होती हैं सब में महीन चूर्ण नहीं लिया जाता है, कोई भी किसी भी यौगिक का पाउडर ही लिया जाता है, जो पाउडर बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, तुरंत उत्पाद बना लेते हैं। ठीक, तो अब लास्टवा है 6वां, वो है प्रकाश की उपस्थिति। उस कारक को भी हम लोग देख लेते हैं। तो 6वां हम देखेंगे प्रकाश की उपस्थिति। ये भी एक कारक है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। तो इसमें कुछ अभिक्रियाएं होती क्या है कि अंधेरे में नहीं होती,
प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो प्रकाश की उपस्थिति में जैसे ही लाते हैं वो अभिक्रिया जारी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश के अंदर जो फोटोन के कण है उनकी एनर्जी इनको अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरित कर देती है। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया कि कुछ अभिक्रियाएं अंधेरे में नहीं होती हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में होने लगती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के फोटोन अभिकारक अणुओं को उत्तेजित कर देते हैं। जैसे H2Cl2 ये मिलकर HCl बना लेते हैं H की उपस्थिति में। H क्या है? फोटोन की ऊर्जा है, E बराबर H। फिर CH4 मीथेन भी क्लोरीन की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ तभी अभिक्रिया कर रहा है जब प्रकाश होती है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वेग नियम। तो मिलते हैं।